हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके संकल्प 11 बैच पे, जहां पे हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर देख रहे थे। चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना लेक्चर आ चुका है, तो टोटल आपका 7 लेक्चर आ चुका है। ये हमारा 8वां लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और उन 7 लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लिए थे। फिर हम लोगों ने एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज मोलर मास क्या होता है, ये भी निकाल लिए थे। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन भी हम लोग देख लिए हैं। फिर आइडियल गैस इक्वेशन के हेल्प से एसटीपी कंडीशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज का लेक्चर भी काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे अगर मैं बात करूं तो लगभग हर साल जेई में भी सवाल पूछा जाता है, नीट में भी सवाल पूछा जाता है, और आपका जब स्कूल एग्जाम होगा ना तो इससे एक क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है, और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। अब आज हम लोग इसी को डिटेल में देखेंगे कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, हम लोग कैसे इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं। ये सारा बात हम लोग आज करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा, वो भी पेड लेवल बैचेस के बराबर कंटेंट मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आपको बस ये सारा चीज पाने के लिए बस क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना। उस कमेंट से रिलेटेड हम जरूर आपके लिए वीडियो बना दिया करेंगे। तो आओ हम लोग देर ना करते हैं, लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। और आज का जो हमारा टारगेट होने वाला है वो हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। चलो देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला समझने से पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा ना कि आखिर ये फार्मूला होता क्या है। तो आओ हम लोग समझते हैं पहला वर्ड जो कि है फार्मूला। तो हम लोग समझेंगे कि ये फार्मूला होता क्या है। देखो, अगर यहां पे हम फार्मूला का बात करें ना, तो यहां पे फार्मूला का मतलब है ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट जो किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये बेसिकली एलिमेंट का सिंबल का ग्रुप होता है जो कि किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें वाटर का, ठीक है, तो वाटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं H2O। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। बात क्लियर है। उसी प्रकार से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग एक सिंबल का ग्रुप यूज करते हैं जो कि है CO2। ये भी हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो बेसिकली फॉर्मूला है क्या, तो फॉर्मूला बेसिकली ग्रुप ऑफ सिंबल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट जो कि किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब आपका जो फॉर्मूला है ना बच्चा, ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। सवाल ये है सर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। आओ हम समझते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं, और वो एग्जांपल है ग्लूकोज। गर्मी का दिन भी है, तुम लोग ग्लूकोज पीते भी होंगे। अगर हम ग्लूकोज में बात करें तो आप सभी को पता है ग्लूकोज में 3 एटम प्रेजेंट होता है, एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। कार्बन का कितना एटम होता है, 6, हाइड्रोजन का होता है 12, ऑक्सीजन का 6। तो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो है ना, ग्लूकोज में प्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में बता रहा है। ग्लूकोज में एग्जैक्टली कार्बन का 6 एटम होता है, हाइड्रोजन का 12 एटम होता है और ऑक्सीजन का 6 एटम होता है। तो ये बेसिकली एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड को बता रहा है। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो फॉर्मूला है, इसको आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में ना इसको हम MF कहते हैं। अब सोचो, क्या तुम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं बदल सकते हो।
सिंपलेस्ट रेशियो में बदलने के लिए इसको 6 से कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? CH2O। ये भी फॉर्मूला है ग्लूकोज का, बट क्या ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में बता रहा है? नहीं। ये क्या के बारे में बता रहा है? तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम के बारे में बता रहा है। तो वैसा फॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम के बारे में बताए, उसको हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। एक बार मैं वापस से रिकैप लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम क्या बोले आप लोगों को? सबसे पहला बात ये बोल रहे हैं कि फॉर्मूला आखिर हम लोग कहते किसको है। तो फॉर्मूला बेसिकली एलिमेंट का सिंबल का ग्रुप होता है जो कि किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो आपका फॉर्मूला है ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है, जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला का बात करोगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम के बारे में बताता है। बात समझ आ गया? अब जैसे हम एग्जांपल में बताएं, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितना होता है? तो कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है। तो C6H12O6 एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ग्लूकोज को बता रहा है। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। और अगर मैं हम इसका बात करें CH2O का, तो ये भी ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है, बट ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल को बता रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इसको हम लोग बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। ये समझाने के बाद बच्चों का नजर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल पे, और आप लोग कहोगे सर थोड़ा वाटर के बारे में भी बता दीजिए। तो अगर हम वाटर का बात करें तो हम सभी को पता है वाटर में दो एटम होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का दो एटम होता है और ऑक्सीजन का एक एटम होता है। तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को बता रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये फॉर्मूला को और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जा सकता है? सोचो, क्या और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जा सकता है? तो आपका जवाब आएगा इसको और हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग नहीं बदल सकते हैं, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। तो यही इसका क्या कहलाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एटम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला नहीं जा सकता है, तो उस केस में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होता है। अब जो बात हम आपको एक्सप्लेन किए वही बात इधर लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला किसे कहते हैं? तो देखो, फॉर्मूला is the group of symbol of the element which represent one molecule of the substance। ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिकली ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है जो कि एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये बेसिकली केमिकल कॉम्बिनेशन को बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट किस प्रकार से केमिकली कंबाइंड है। और अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो ये फॉर्मूला टू टाइप्स के होते हैं, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरे है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बताए थे आप लोग को, फॉर्मूला विच डिनोट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वैसा फॉर्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताए, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में बताए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप लोग के पास में एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का अगर बात करोगे तो C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। एक है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का बारे में बात करोगे तो C12H22O11
तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यूरिया, यूरिया में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का बात करोगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम हो जाएगा तुम्हारा NH2CONH2, तो ये भी तुम्हारा एक प्रकार का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और भी अगर तुम बात करोगे वाटर, वाटर में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का बात करोगे तो H2O हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सारे के सारे कौन से फॉर्मूले हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है किसी भी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितना है। वही अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला का बात करें तो जो बात आपको हम एक्सप्लेन किए थे वही यहां पे है। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला विच डिनोट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी वैसा फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम के बारे में बताए। ठीक है, जो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम के बारे में बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का अगर हम बात करेंगे तो ग्लूकोज में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम क्या हो जाएगा? CH2O, तो ये हो जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर हम इथीन का बात करें तो इथीन में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम क्या होता है? C2H4, तो ये एग्जैक्ट को बता रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? CH2O, तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। यानी अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के बारे में बात किया गया है तो उस फॉर्मूला को कहोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम के बारे में बात किया गया है तो उस टाइप के फॉर्मूला को कहेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। बात क्लियर हो गया? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आओ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। काफी मजेदार रिलेशन है, ध्यान से आप लोग देखोगे। अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है सर? N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपली N को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? तो इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पे तुम कहोगे ये N है क्या? तो N एक प्रकार का इंटीजर है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा वो इस तरह से होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, मतलब बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा N। अब सवाल ये है ना कि ये N हम निकालेंगे कैसे? तो N निकालने का भी एक फॉर्मूला है। क्या बात है सर, इसका भी फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल, इसका भी फॉर्मूला है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है MFM बाई EFM। ठीक है, अब ये किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, MFM और EFM ये किसका नाम है? अरे चिड़िया का नाम नहीं है, ये कुछ नाम है, अभी देखना इसका फुल फॉर्म होता क्या है। अगर हम MFM का बात करें सर, तो MFM का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है। इसी को तुम क्या बोल सकते हो ना, जिस कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हो उसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोलर मास। याद है ना, हम लोग मॉलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करते थे, उसी का बात हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें EFM का सर, तो EFM क्या है? अगर हम EFM का बात करें तो EFM है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। EFM है तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? EFM। तो अब तुमको सबके बीच का रिलेशन पता चल गया। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो सिंपली आपको N से मल्टीप्लाई कर देना होगा, किसको? इंपेरिकल फॉर्मूला को। तो N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और अगर हमें N निकालना है तो N निकालने का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और N का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही लेगा। आगे अगर हम बात करें तो MFM का फुल फॉर्म क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। EFM का फुल फॉर्म क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब इसको हम एक एग्जांपल से तुमको रिलेट कराते हैं, देखना कितना मजा आएगा, और तुम लोग को जो भी बात बताए हैं वो सारा अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो आओ हम तुम लोग को एक एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान से आप लोग देखना। जैसे याद है बाबू, हम ग्लूकोज में आप लोग को सिखाए थे, तो वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल अभी हम लेने वाले हैं।
ठीक है। अब देखना, अगर हम ग्लूकोज का बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12O6 और इंपेरिकल फॉर्मूला था CH2O। अब ग्लूकोज का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का बात करें तो ये कैलकुलेट कर लेना, ये 180 आता है। और अगर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास का बात करें तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12 प्लस 16 28, 28 और हाइड्रोजन का 2 तो 30 हो जाएगा। अब जो आप लोग को रिलेशन बताए हैं उसी रिलेशन से हम सारा कहानी करने वाले हैं। अब सोचो अगर आपको सिर्फ ये वाला वैल्यू पता होता और ये पता होता, ठीक है, और आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता तो हम क्या करते, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला करते। अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ता n, तो n निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अरे हाँ या ना, करते या नहीं करते, बिल्कुल करते। तो n का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आएगा 180, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा तुम्हारा 30। ये कैंसल आउट हो जाएगा कितने बार में, 6 टाइम में, और n का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। ठीक है, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो किसके इक्वल होगा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n का वैल्यू आ जाएगा 6 और इंपेरिकल फॉर्मूला का बात करोगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, CH2O। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 6 C6, 2 इंटू 6 12 तो H12, 1 इंटू 6 O6 आ जाएगा। अब देख लो यही एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया या नहीं आया। तो इस तरह से वो जो हम पीछे में आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे उसको यूज किया जाता है। बात क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये तो सारा नून था। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे करके निकालने बोलता है, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको ये सब दिया हुआ रहेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ रहेगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए देता है। तो हम दोनों टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को बताते हैं, देखना कितना मजा आएगा। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन क्या बोला है, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटलीन एंड बेंजीन। यहां पे दो कंपाउंड का बात हो रहा है। देखो क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो गिवन लिखते जाओ, एक कंपाउंड है एसिटलीन, ठीक है, और एक कंपाउंड क्या है, बेंजीन, ठीक है, और इन दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला का बात हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इज CH, यानी एसिटलीन का भी इंपेरिकल फॉर्मूला कितना बोला है, CH, और बेंजीन का भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बोला है, CH। आगे पढ़ते हैं। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है, यानी बात हो रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो MFM बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसिटलीन एंड बेंजीन, तो बेंजीन और एसिटलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है 26 एंड 78 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली यानी पहला वाला पहला का होगा और दूसरा वाला दूसरा का होगा। तो अगर इसको पढ़ोगे तो एसिटलीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होगा वो 26 होगा और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होगा 78। फिर आगे पढ़ो, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका क्या होगा और इसका भी क्या होगा। तो चलो देखना कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इनफैक्ट आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो और इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में मुझे बता सकते हो। बच्चा अगर हम एसिटलीन का बात करें ना, किसका बात करें, एसिटलीन, तो सबसे पहले एसिटलीन का अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो n का वैल्यू निकालना होगा, और n निकालने के लिए क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो कि है 26 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब इंपेरिकल फॉर्मूला पता है तो मास भी निकाल सकते हो, कार्बन और एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 तो 13 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो n का वैल्यू जो होगा बच्चों वो 2 आ जाएगा। तो ये एसिटलीन के लिए n का वैल्यू आ गया। अब हम यहां से इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो कि है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो यहां से C2H2 आ जाएगा, पहला कहानी खत्म। इसी तरह से हम बेंजीन के लिए भी करेंगे सर,
यानी बेंजीन के लिए भी पहले हम n निकाल लेते हैं, और n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 78, इंपेरिकल फॉर्मूला अभी भी 13, ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में। अब हम यहां से इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो कि है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा C6H6, बात खत्म। क्या कोई रॉकेट साइंस था क्या? सिंपल सिंपल सवाल था इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और कुछ सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी अब हम आप लोग को कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे, उसका आपको n का वैल्यू बताना है, साथ ही साथ इंपेरिकल फॉर्मूला का भी वैल्यू बताना है। जैसे उस तरह का कुछ क्वेश्चंस लिया जाए, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन पहले से तो था नहीं तो हम लिख देते हैं, तो एक टेबल के फॉर्म में करते हैं। इधर हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना और साथ ही साथ n का वैल्यू लिखना, ठीक है। सबसे पहला है तुम्हारा C3H6, दूसरा है B2H6, तीसरा है C12H22O11, ठीक है। एक है तुम्हारा CH3COOH, ठीक है। एक है NH2CONH2। तो ये सारा क्वेश्चन में एक हम करके बताते हैं ताकि तुमको दिक्कत नहीं होगा, बाकी तुम लोग कर लेना। जैसे अगर हम इसका बात करें तो क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल बदला जा सकता है। अब देखो कैसे बदलोगे, तो ये 3 और 6 को कैंसिल कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, CH2O। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब सोचो इसको इंपेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा नंबर से डिवाइड किए थे, तो 3 से डिवाइड किए थे, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी तुम ट्राई कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज करो यहीं पे और बाकी क्वेश्चन को ट्राई करो और कमेंट में मुझे आंसर बताना कि आप लोगों का क्या आया है। चलो, तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा, उसके बाद आगे देख रहे होंगे। चलिए, इसका अगर हम बात करें तो वापस से इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा BH3, और इंपेरिकल फॉर्मूला में चेंज करने के लिए आप डिवाइड किए 2 से, तो आंसर आ जाएगा 2। अब यहां पे अगर तुम देखोगे ना तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। तुम सोचो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये और ये कैंसिल होगा, बट ये कैंसिल नहीं हो सकता है। 3 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, बट ये सब कैंसिल नहीं होगा। यानी इंपेरिकल फॉर्मूला में चेंज करने के लिए जिस नंबर को आप चूज करोगे डिवाइड करने के लिए, वो हर एटम के साथ डिवाइड करना चाहिए, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर में आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो इसको अगर तुम देखोगे ना तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी यही होगा, C12H22O11। यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा, और यहाँ पे n का वैल्यू जो आप बोलोगे वो कितना होगा, 1 होगा। हमको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस क्वेश्चन पे है। अब अगर कोई बच्चे इसका सेम टू सेम बोले होगे कि इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, तो आप लोग गलत कर रहे हो, और बताना कि कितने लोग ऐसा किए थे। एक्चुअली में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जा सकता है, कैसे देखो, CH3COOH, यानी इस फॉर्मूला में कार्बन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का 4 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है। अब बताओ क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है? तो बदला जा सकता है, और यहां पे लिखोगे CH2O। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, और n का वैल्यू का बात करिएगा तो n का वैल्यू यहां पे आएगा 2। बात क्लियर है? आगे अगर हम बात करें NH2CONH2, तो ये तुम्हारा नहीं बदला जा सकता, तुम ऐसे कंबाइन करके भी देख लेना, ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, NH2CONH2, और इसके लिए n का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो 1 होगा। यानी जिस भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, उसका n का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो ऐसा भी आपको कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद है इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन पूछने का, जो क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होता है,
एक और बात हम यहीं पे प्रेडिक्ट कर दे रहे हैं कि अगर स्कूल का एग्जाम दोगे ना आप लोग, तो यहां से एक क्वेश्चन पक्का देगा, और वो है परसेंटेज कंपोजिशन दे करके आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए देगा। ये 100% मान लो कि एक क्वेश्चन आपका स्कूल के एग्जाम के पेपर में यहां से रहता ही रहता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहां पे बोला है डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला विथ परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है और इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे? और ये जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ रहता है ना, वो बेसिकली वेट परसेंटेज होता है। ये कौन सा परसेंटेज दिया हुआ रहता है? तो वेट का परसेंटेज होता है। बात समझ आया? तो इसके लिए ना तुम सिंपली एक टेबल बना देना, और टेबल में सबसे पहले उस एलिमेंट का नाम लिखना जो जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद उन एलिमेंट का आप परसेंटेज कंपोजिशन लिखना, ठीक है। और ये परसेंटेज कंपोजिशन चूंकि वेट परसेंट है, तो इसको हम लोग मोल परसेंट में बदल देते हैं, ठीक है। और मोल परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? जो परसेंटेज कंपोजिशन है, जो आपका परसेंटेज कंपोजिशन है, उसको किससे डिवाइड करेंगे? एटॉमिक मास से। किससे डिवाइड करेंगे? एटॉमिक मास से। तो यहां से आपका मिल जाएगा मोल परसेंटेज। अब मान लेते हैं ना कि यहां से परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास को मोल परसेंटेज, या फिर इसको अभी हम एक्स बोल दे रहे हैं, एक्चुअली में ये एक्स मोल परसेंटेज को बता रहा है। अब तीसरा और आखिरी कॉलम में क्या करोगे? जो भी आपका मोल परसेंटेज आया है, ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर लेना? मोल परसेंटेज जितना भी एटम प्रेजेंट है, उन सभी एटम में सबसे लोएस्ट मोल परसेंटेज किसका है, यानी एक्स को हम लोग लोअर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। और यहां से जो वैल्यू आएगा ना, यही आप लोगों को बताएगा नंबर ऑफ एटम इन इंपेरिकल फॉर्मूला। यही क्या को बताएगा? नंबर ऑफ एटम इन इंपेरिकल फॉर्मूला। अब याद करना, सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ एटम इन इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक। और एक और कॉलम का जरूरत पड़ता है हमें, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो क्वेश्चन में आगे बढ़ाने से पहले ना हम एक एग्जांपल से समझाएंगे कि एक्चुअली में हर कॉलम में तुमको क्या भरना है। जैसे मान लेते हैं बाबू कि एक क्वेश्चन है जिसमें 3 एटम है, ए बी सी। ए का परसेंटेज मान लो 20 है, बी का परसेंटेज मान लो 30 है, और सी का परसेंटेज मान लो 50 है। देखना, जितना भी एटम प्रेजेंट होगा ना, सबका परसेंटेज को अगर तुम जोड़ोगे तो वो 100 के बराबर ही आना चाहिए, और जोड़ लेना ये 100 के बराबर ही आएगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहां पे फिल करते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन सा है? ए है, बी है और सी है, ठीक है। अगर ए का परसेंटेज का बात करोगे तो ए था 20, बी था 30 और सी था 50, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि इनका हम एटॉमिक मास भी दे दिए हैं। ए का एटॉमिक मास है मान लो 5, बी का एटॉमिक मास है 6 और इसका एटॉमिक मास है 10। तो थर्ड कॉलम में हम आप लोग को क्या सिखाए हैं? थर्ड कॉलम में परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करना। 2 को 5 से डिवाइड करोगे, 30 को किससे डिवाइड करोगे बोलो? इसका एटॉमिक मास कितना बोले थे? 6, ठीक है। और इसको किससे डिवाइड करोगे? 50 को 10 से। अब यहां डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, और ये कैंसल हो जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। अब यहां पे जो आपका मोल परसेंटेज आया है उसको लोअर वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो ये तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन है? 4 है। तो इसको 4 से 4 को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे 5 को 4 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे भी 5 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे रेशियो का बात करें, ठीक, तो यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है देखना। यहाँ पे 4 1 जा 4, ठीक है, पॉइंट दे देंगे। या फिर तुम इसको सोचो ऐसे, तो यहां पे ये तो कट गया, बट ये आ गया 5/4 और ये आ गया तुम्हारा 5/4। अब तुमको ये बात अच्छे से पता है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी नहीं होगा, या डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगा। अब अगर इंपेरिकल फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है,
तब इस कॉलम का यूज करेंगे। और यूज क्या करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि इसको हम क्या करें कि फ्रैक्शन से बदल करके इसको इंटीजर फॉर्म में बदल दें। तो सोचो, इसको इंटीजर फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग को कोई एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि इसका डिनोमिनेटर कट जाए। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो हर एटम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो में यहां पे रेशियो आया था 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। ये तुम्हारा 5 को इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, ये कैंसल, ये भी कैंसल, तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे भी आ गया 5, यानी इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा AB5C5, ये आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखो, बेसिकली हमको यही समझाना था, ये कॉलम का यूज हर क्वेश्चन में नहीं होता है। ये कॉलम का यूज आप तभी करोगे जब नंबर ऑफ एटम इन इंपेरिकल फॉर्मूला या तो डेसिमल में आने लगे या फ्रैक्शन में आने लगे, तब उसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदला जाता है। बात क्लियर हो गया। अब मान लो कि यहां पे जो नंबर ऑफ एटम आ रहा है 1 3 5 इस तरह से आ रहा है, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो उसका कोई भी जरूरत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसी क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, यानी इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं, देखना कितना आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है, अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन, यानी यहां पे जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है वो कौन सा है, तो हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, यानी वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास में कौन कौन सा एटम होगा, एक होगा कार्बन और दूसरा होगा हाइड्रोजन। एक होगा आपका कार्बन और एक होगा क्या, हाइड्रोजन। चलो, अब अगर हम यहां पे बात करें, ध्यान से आप लोग देखना, तो यहां पे हम लोग एलिमेंट का नाम लिखेंगे पहला कॉलम में, ठीक है। अब यहां पे दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, फिर हम लोग उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखेंगे। अगर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन का बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा, तो बोला है 80% ऑफ कार्बन, तो यह कार्बन का परसेंट 80 है। सर हमको हाइड्रोजन का तो दिया ही हुआ नहीं है। हम लास्ट क्लास में भी आप लोग को सिखाए थे जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा रहे थे, अगर नहीं देखे हो ना तो वो लेक्चर देख लेना आप लोग। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में दो एलिमेंट है और एक का परसेंटेज पता है, तो दूसरा का निकालने के लिए 100 माइनस जिसका पता है वो कर लेना। तो यहां पे 100 माइनस 80 करोगे तो हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ये वेट परसेंट है, तो इसको हम मोल परसेंट में बदल देंगे। और थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, जो भी परसेंट है उसको किससे डिवाइड करेंगे, तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। अब परसेंटेज यहां पे कितना दिया हुआ है, तो 80 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे किससे, 12 से, और 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। 4 3 जा 12, और ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, यानी इसका रेशियो आया 20/3 और इसका रेशियो आया 20, ये आ गया। अब ये तुम्हारा कहानी हो गया किसका, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय एटॉमिक मास। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है ना कि वो जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है वो वेट परसेंट नहीं है, मोल परसेंट है, तो ये वाला कॉलम का कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में वो आपको वेट परसेंट ही देता है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। बट कभी कभी मेंस या एडवांस में आपको ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन में फंसा सकता है, तो अगर मोल परसेंट दिया है तो आप ये वाला कॉलम यूज नहीं करना, डायरेक्टली आप फिर वो लोअर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम क्या बोले हैं, इसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम इन इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपका मोल परसेंट आया है उसको लोअर वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो 20/3 और 20 में लोएस्ट वैल्यू कौन है, तो ऑब्वियसली 20/3 है, तो इसको डिवाइड होगा 20/3 से, और ये भी डिवाइड होगा आपका किससे, 20/3 से। यही करते थे ना जी, ठीक है, 20/3। अब ये तो पूरा तरह से कैंसिल होगा और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये मेन वाला डिवाइड है, इसको सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 3/20 आ जाएगा, ये कैंसिल आ जाएगा और ये कितना आ गया, 3। अब देखो, अब की बार नंबर ऑफ एटम इन इंपेरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है,
हमको चौथा कॉलम का कोई भी जरूरत, सॉरी पांचवा कॉलम का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यानी यहां दो एटम था, एक था कार्बन, एक था हाइड्रोजन। अब अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम का बात करें तो ये 1 होगा, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का बात करें तो वो 3 होगा, और यहां से जो इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, CH3। बात क्लियर है? साथ ही साथ हमसे क्या पूछा है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। आगे देखो, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास छूटा है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30, तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी आपको दिया हुआ है, तो आपसे कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो परसेंटेज कंपोजिशन की मदद से इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकल गया। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी दिया हुआ था, ठीक है, तो हम लोग इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अब अगर हमको n निकालना है तो n निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है 30। इंपेरिकल फॉर्मूला आपका क्या आया है, CH3, तो इसका मास क्या हो जाएगा 12 + 3 दैट इज आ जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 से डिवाइड कर लोगे, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहां से n का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। n का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब n का वैल्यू 2 निकालने के बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो, जो कि है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n का अगर बात करोगे तो 2 है, इंपेरिकल फॉर्मूला का बात करोगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 है, यानी ये आ जाएगा आपका C2H6। बात खत्म। ये तो हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके थे, मेन सिखाना था ये किस तरह से आपको करना है। हम यहाँ पे एक बात बोल रहे थे, शायद आप थोड़ा सा वहां पे रिलेट नहीं कर पाए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ना आपको ये स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है ये मोल परसेंट है, ठीक है, तो आपको ना ये वाला स्टेप करने का जरूरत नहीं है। ये स्टेप हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में परसेंटेज होता है वो वेट परसेंटेज है, और वेट परसेंटेज को हम मोल परसेंटेज में बदलते हैं, इसीलिए ये वाला स्टेप किया जाता है। बात समझ आया? और अगर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको वेट परसेंटेज ही दिया हुआ रहता है, प्रोसेस आपको यही दोहराना है, बट आजकल एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, आपको वहां पे वेट परसेंटेज के बजाय मोल परसेंटेज दे दे और आपसे गलती करा दे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन कंपाउंड में अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है तो आप उसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। यह सिंपलेस्ट तरीका होता है निकालने का। अब इसके बाद एक सवाल है, तो हर क्लास के तरह ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। इतना कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद में आप ये क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, आराम से बन जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा आपको, बट थोड़ा सा काटने का कोशिश करना, कैलकुलेट करने का कोशिश करना, आराम से देखना ये कैंसल आउट हो जाएगा, आराम से इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल पाओगे, बस पेशेंसली कैलकुलेट करना। बात समझ आया ना? तो ये एक छोटा सा होमवर्क है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी। तो बने रहिएगा चैनल एटॉमिक आशीष के साथ, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इंफॉर्मेशन आपको शुरू से देते आए हैं कि अगर आपके कोई भाई बहन है जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में, तो एटॉमिक आशीष पे 9 और 10 का भी वीडियो आने लगा है। 10th का वीडियो आने का शुरुआत हो चुका है, 11th का वीडियो, सॉरी 9th का वीडियो भी मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आप उनके साथ भी चैनल को शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। आप लोग पढ़िए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। सभी को थैंक यू, बाय बाय।